हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। राजनीतिक दल से क्वेश्चन है, जिसका पहला सेशन आपके सामने पहुंच चुका है। ये दूसरा सेशन चालू कर रहा हूं। इसका पहला क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 51, उसमें 50 प्रश्नों का संग्रह दिया था आपको। ये 51वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक राजनीतिक दल को चाहिए कि वह, प्रश्न नंबर 51 को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। एक राजनीतिक दल को चाहिए कि वो राजनीतिक सत्ता पाने की चुनावी इच्छा रखे, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पक्षधर हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। राष्ट्रीय नेता हो, निष्ठावान अनुयायी रखे, ये भी नहीं है। समुचित वित्तीय संसाधन जुटाए, ये भी नहीं है। एक राजनीतिक दल को चाहिए कि वो राजनीतिक सत्ता पाने की चुनावी इच्छा रखे। 51 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 52 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 52 देख लें भाई। डुवर्जर के मतानुसार राजनीतिक दलों के संगठन के मूल तत्व हैं। डुवर्जर के मतानुसार राजनीतिक दलों के मूल संगठन कौन है भाई? प्रश्न नंबर 52 को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो एक काकस, सेल, ब्रांच, मिलिशिया है, या उदार। उदार भाई, इसमें उदार है तो ये तो है ही नहीं है। काकस केंद्र स्थित, ये भी नहीं है। ब्रांच वामपंथी, मिलिशिया लोकप्रिय, सब नहीं। तो प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा काकस, सेल, ब्रांच, मिलिशिया। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 देख लें। प्रश्न नंबर 53, राजनीतिक दलों के बारे में निम्न में से कौन सा एक संयोग ठीक है? राजनीतिक दलों के बारे में निम्न में से कौन सा संयोग ठीक है? प्रश्न नंबर 53 का उत्तर देने का प्रयास करें। कुलीन तंत्र का लोहा कानून, हार्वर्ड मिचल्स। भाई ये संयोग ठीक नहीं है। दल सर्वहारा वर्ग का अग्रसर, कार्ल मार्क्स, यही सही है भाई। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। संवर्ग पर आधारित दल, लॉर्ड ब्राइस, ये भी गलत है। प्रजातंत्र में दलों की अनिवार्यता, ये भी गलत है। कुलीन तंत्र का लोहा कानून, ये भी गलत है। तो प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। दल सर्वहारा वर्ग का अग्रसर, कार्ल मार्क्स। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 54 देख लें भाई। प्रश्न नंबर 54 को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस किस के लिए की जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस किस के लिए की जा सकती है? प्रश्न नंबर 54 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों और बहुदलीय व्यवस्था के लिए की जाती है, या बहुदलीय व्यवस्था जिसके एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए की जाती है, या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें द्विदलीय व्यवस्था हो, या आगे आ जाएं द्विदलीय व्यवस्था जिसमें एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो। तो कूट की सहायता से उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। तो देखिए चौथा पहले देखते हैं। द्विदलीय व्यवस्था जिसमें एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो, ये ऑप्शन गलत। फिर आ जाइए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें द्विदलीय व्यवस्था, ये भी गलत। 1 2 देख लेते हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों और बहुदलीय व्यवस्था, हाँ इसके लिए की जा सकती है। बहुदलीय व्यवस्था जिसके एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। आ ऑप्शन सही उत्तर होगा 1 और 2।
चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। राजनीतिक दलों के कार्य करने के संबंध में किसने अल्पतंत्र के लौह कानून की बात की है? प्रश्न नंबर 55 देखें। राजनीतिक दलों के कार्य करने के संबंध में किसने अल्पतंत्र के लौह कानून की बात की है? प्रश्न नंबर 55 में देखेंगे तो माइकाइवर या फाइनर या दुवर्जर या माइकुंस। तो अल्पतंत्र के लौह कानून की बात करने वाले थे दुवर्जर। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56 पे आ जाएं। किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्न में से कौन सा उचित कार्य नहीं है? किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्न में से कौन सा उचित कार्य नहीं है? प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन देखें और उत्तर करने का प्रयास करें। तो दल की विचारधारा और नीति का प्रचार करना ये कार्य है भाई। सरकारी प्रशासन के संचालन के निमित्त अधिकारियों की नियुक्ति करना। चलिए भाई, ये तो नहीं, ये कार्य उचित नहीं है। जनता और सरकार के बीच उचित समन्वय स्थापित करना ये भी सही है। सरकार का निर्माण करना ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये कार्य उचित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 57 पे चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 57 को उत्तर करने का प्रयास करें। चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? मैस्लो की अवधारणा या रॉबर्ट मिशेल की अवधारणा, ये वेबर का सिद्धांत या दुवर्जर का सिद्धांत। तो चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा दुवर्जर की अवधारणा है। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 58 पे आ जाएं। भारत में दल विहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण सबसे पहले किसने किया था? भारत में दल विहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न नंबर 58 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो देखिए, इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं दल विहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण सबने किया है, पर यहाँ पूछा जा रहा सबसे पहले किसने किया है। तो सबसे पहले करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 58 में ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाएं। दल उन लोगों की एक संस्था है जो अपने संयुक्त प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित का संवर्धन करने के लिए किसी ऐसे सिद्धांत विशेष पर एकजुट होते हैं जिस पर वे सभी सहमत हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक विचारक ने दल की परिभाषा दी है? प्रश्न नंबर 59 का उत्तर करने का प्रयास करें। दल उन लोगों की एक संस्था है जो अपने संयुक्त प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित का संवर्धन करने के लिए किसी ऐसे सिद्धांत विशेष पर एकजुट होते हैं जिस पर वे सभी सहमत हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक विचारक ने दल की उपयुक्त परिभाषा दी है? चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसा वर्क की परिभाषा है या लॉर्ड ब्राइस की या दुवर्जर की या रॉबर्ट मिचेल्स की? तो ये परिभाषा देने वाले हैं भाई दुवर्जर महोदय। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? प्रश्न नंबर 60 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रत्येक दल द्वारा किया जाने वाला चुनाव खर्च घट जाता है। ये गलत। इस व्यवस्था में सरकारें अधिक स्थिर रहती हैं। द्विदल व्यवस्था में सरकारें अधिक स्थिर रहती हैं। ये ऑप्शन भाई सही है। आगे बढ़ के देखते हैं।
दलीय अनुशासनहीनता घटकर न्यून रह जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेस दलीय गतिविधियों को पूरी तरह रिपोर्ट करता है, ये भी गलत है। द्विदलीय व्यवस्था में सरकारें अधिक स्थिर रहती हैं, यही बा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61 देख लें। पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं, या एडमंड बर्क हैं, या मॉरिस डुवर्जर हैं, या एलन बाल हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक हम आपको बताते हैं मॉरिस डुवर्जर हैं। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62 पे आ जाएं। एलन बाल ने दल प्रणाली का जो वर्गीकरण किया है निम्नांकित में उससे संबंधित नहीं है। एलन बाल द्वारा दल प्रणाली का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? प्रश्न नंबर 62 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियां, इसका वर्णन किया है। सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धति का वर्णन किया है। कार्यवाह बहुदलीय पद्धति का वर्णन किया है। प्रतियोगी दल प्रणाली का उल्लेख नहीं किया है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63 पे आ जाएं। एलन बाल के अनुसार अस्पष्ट द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे विद्वान का नाम पूछ रहा है कि किस विद्वान के अनुसार? एलन बाल के अनुसार। एलन बाल के अनुसार अस्पष्ट द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो अमेरिका में, या इंग्लैंड में, या जर्मनी में, या इटली में? अस्पष्ट द्विदलीय पद्धति अमेरिका में पाई जाती है, और सुस्पष्ट दलीय पद्धति इंग्लैंड में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाएं। सारटोरी द्वारा दल प्रणाली का जो वर्गीकरण किया गया है उससे संबंधित नहीं है। सारटोरी ने भी दल प्रणाली का वर्गीकरण किया है, कौन से उससे संबंध नहीं है? प्रश्न नंबर 64 का उत्तर करें। राजनीतिक दलों की संख्या इनके वर्गीकरण में शामिल है। दलों की विचारधारा की प्रकृति ये भी शामिल है। दलों में विखंडन ये भी सम्मिलित है। सामाजिक संरचना व संस्कृति इनके वर्गीकरण में ये सम्मिलित नहीं है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 को देखेंगे। ला पालोम्बरा तथा माइनर बीनर के अनुसार राजनीतिक दलों की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत नहीं है। ला पालोम्बरा तथा माइनर बीनर के अनुसार राजनीतिक दलों की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? क्या नहीं बतलाया है? प्रश्न नंबर 65 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो निर्वाचन प्रणालियां ये नहीं बतलाया है भाई। विकासवादी सिद्धांत बतलाया है। ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत बतलाया है। संस्थात्मक सिद्धांत बतलाया है। तो प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन आ निर्वाचन प्रणालियां, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सिद्धांत में इन्होंने नहीं बताया है। प्रश्न नंबर 66 देख लें। प्रश्न नंबर 66। दल एक शासन तंत्र या राजनीति है? दल एक शासन तंत्र या राजनीति है। यह एक सूक्ष्म राजनीतिक व्यवस्था है। कुल मिलाकर दल एक निर्णय प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, किसकी परिभाषा है? तो रॉबर्ट सीबोन की है, या जोसेफ पालोम्बरा की, या एडमंड बर्क की, या एल्डर्स बेल्ट की? प्रश्न नंबर 66 का उत्तर करने का प्रयास करें। दल एक शासन तंत्र या राजनीति है। यह एक सूक्ष्म राजनीतिक व्यवस्था है। कुल मिलाकर दल एक निर्णय प्रक्रिया है। ये परिभाषा एल्डर्स बेल्ट की है। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67 पे आ जाएं भाई।
निम्नांकित में से किसने ऐतिहासिक संकट सिद्धांत को राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का कारण माना है? ऐतिहासिक संकट सिद्धांत को ध्यान देना भाई, प्रश्न को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ा करें, उसके बाद में उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये लिप्सेट ने माना, या ला पालोम्बरा ने माना, या पीटर मर्कल ने माना, या डुवर्जर ने ऐतिहासिक संकट सिद्धांत को राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का कारण माना है। और ये मानने वाले विद्वान कौन थे भाई? तो ये मानने वाले विद्वान ला पालोम्बरा। यही बा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 पे आ जाएं। किसने राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का सामाजिक सामूहिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? किसने राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का सामाजिक सामूहिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रश्न नंबर 68 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये मर्कल ने दिया है, या डुवर्जर ने, या एलेनबाल ने, या हैरी एक्सटेन ने? प्रश्न नंबर 68 का उत्तर करने का प्रयास करें। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का सामूहिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है मर्कल ने। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69 पे आ जाएं। मायरन बीनर ने दल व्यवस्थाओं की कौन सी दो मोटी श्रेणियों का उल्लेख किया है? मायरन बीनर ने दल व्यवस्थाओं की कौन सी दो मोटी श्रेणियों का उल्लेख किया है भाई? प्रश्न नंबर 69 का उत्तर देने की कोशिश करें। अस्पष्ट और सुस्पष्ट? नहीं भाई, इसको हम ऊपर आपको बता चुके हैं, इसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। अस्थिर और प्रभावी कभी नहीं उल्लेख किया है, एक दलीय बहुदलीय कभी नहीं उल्लेख किया है। तो माइनर बीनर ने कौन सी दो श्रेणियों को उल्लेख किया है? प्रतियोगी दल व्यवस्था और अप्रतियोगी दल व्यवस्था। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 70 पे आ जाएं। सारटोरी ने दल व्यवस्था के वर्गीकरण को में किसको आधार नहीं माना है? दल व्यवस्था के वर्गीकरण में सारटोरी ने किसको आधार नहीं माना है? तो दल का इतिहास नहीं माना, या दलों की संख्या, या दलों की विचारधारा, या दलों में विखंडन? भाई ये तीनों माने हैं। दल का इतिहास नहीं माना है। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 पे आ जाएं। हैरी एक्सटीन ने निम्नांकित में से किसको दल व्यवस्था का आधार नहीं माना? हैरी एक्सटीन ने किसको दल व्यवस्था का आधार नहीं माना? तो सामान्य राजनीतिक व्यवस्था व उसकी उप संरचनाएं। भाई इसको हैरी एक्सटीन ने माना है। सामाजिक संरचना व संस्कृति को भी माना है, स्वयं दल का इतिहास को भी माना है, आर्थिक संरचना व संस्कृति को नहीं माना है। तो प्रश्न नंबर 71 का द ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। ला पालोम्बरा तथा मायरन बीनर ने प्रतियोगी दल प्रणालियों के कौन से दो रूप बताए हैं? प्रश्न नंबर 72 का उत्तर करने का प्रयास करें। ला पालोम्बरा तथा मायरन बीनर ने प्रतियोगी दल प्रणालियों में के कौन से दो रूप बतलाए हैं? तो चलिए ऑप्शन पे देख लेते हैं। उलटनीय दल पद्धतियां तथा आधिपत्यीय दल पद्धतियां ये बतलाए हैं, या अस्पष्ट और सुस्पष्ट दलीय पद्धति ये इन्होंने नहीं बताया है। ये दलीय एवं प्रभावी दल पद्धति नहीं बताया है। कार्यवाह एवं अस्थिर दल पद्धति नहीं बताया है। तो प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। इन्होंने दो रूप बताए हैं, उलटनीय दल पद्धतियां तथा आधिपत्यीय दल पद्धतियां। प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73 पे आ जाएं। ला पालोम्बरा तथा मायरन बीनर ने कौन सा अप्रतियोगी दल प्रणालियों का प्रकार नहीं बतलाया है? ला पालोम्बरा तथा मायरन बीनर ने
कौन सा अप्रतियोगी दल प्रणालियों का प्रकार नहीं बतलाया है? प्रश्न नंबर 73 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो एक दल निरंकुशता पद्धत बतलाया है, एक दल बहुलवादी पद्धत बतलाया है, एक दल सर्वाधिकार वाली पद्धत बतलाया है, नहीं बतलाया है तो अस्थिर बहुदलीय पद्धत को नहीं बतलाया है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। किसने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दल पद्धतियों और निर्वाचन प्रणालियों में घनिष्ठ संबंध दर्शाया है? तो डुअर्जर हैं या लापालोम्बरा हैं या मायरन बीनर हैं या जीन बिलेंडोल हैं? किसने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दल पद्धतियों और निर्वाचन प्रणालियों में घनिष्ठ संबंध दर्शाया है? तो ये दर्शाने वाले हैं ऑप्शन आ मारिस डुवर्जर। प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75 पे आ जाएं। किसने इस मत का प्रतिपादन किया है कि सामान्य बहुमत प्रणाली दलों में स्वाभाविक दोहरापन लाने का कार्य करता है? सामान्य बहुमत प्रणाली में स्वाभाविक दोहरापन लाने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 75 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो पीटर मर्कल ने किया है या डुअर्जर या एलन बॉल या हैरी एक्सटीन? किसने इस मत का प्रतिपादन किया है? सामान्य बहुमत प्रणाली में दलों में स्वाभाविक दोहरापन लाने का कार्य करती है। तो ये प्रतिपादन किया है मारिस डुअर्जर। प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 76 देख लें। किसने इस मत का प्रतिपादन किया है कि निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दलों की संख्या में वृद्धि का स्वतः ही कारण बन जाती है? प्रश्न नंबर 76 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो वैसा विचार देने वाले भाई सीलेज हैं या एलन बॉल हैं या मारिस डुअर्जर हैं या पीटर मर्कल हैं? तो वैसा विचार कि निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दलों की संख्या में वृद्धि का स्वतः कारण बन जाती हैं, ऐसा डुअर्जर महोदय का विचार है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। दल प्रणाली के बारे में डुअर्जर की मान्यताओं का खंडन करने वाला विद्वान। देखिए दल प्रणाली के बारे में डुअर्जर ने महत्वपूर्ण मान्यताएं दी हैं, पर उन मान्यताओं का खंडन करने वाला कौन है? तो मायरन बीनर हैं या रजनी कोठारी हैं या मारिस जोन्स हैं या सीलेज हैं? तो डुअर्जर की मान्यताओं का खंडन करने वाले सीलेज महोदय हैं। प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 78 पे आ जाएं। किसका वक्तव्य है कि राजनीतिक दलों का अध्ययन और विश्लेषण विज्ञान की नई शाखा है? किसका वक्तव्य है कि राजनीतिक दलों का अध्ययन और विश्लेषण विज्ञान की नई शाखा है? प्रश्न नंबर 78 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो एलन बॉल ने कहा है ऐसा या रजनी कोठारी ने या हैरी एक्सटीन ने या रॉबर्ट माइकल्स ने? प्रश्न नंबर 78 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो राजनीतिक दलों का अध्ययन और विश्लेषण विज्ञान की नई शाखा है, ये वक्तव्य देने वाले रॉबर्ट माइकल महोदय थे। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। 1958 में किस महान अंग्रेज लेखक ने पार्लियामेंट पर अपने विचार या अपने महान ग्रंथ के दूसरे संस्करण की भूमिका में इस बात पर खेद प्रकट किया है कि वह अपने देश में दलीय राजनीति के महत्वपूर्ण विषय पर एक संक्षिप्त अध्याय नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक भावनाओं की जटिल परिघटना विशद विवेचन की अपेक्षा करती है? देखिए भाई, ये कथन ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि वो अपने देश में राजनीतिक दल के ऊपर अपना विचार नहीं व्यक्त कर सकता है, ये अपनी मजबूरी दर्शा रहा है। तो प्रश्न नंबर 79 के
ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ऐसा विचार करने वाले कौन है? हेरल्ड लास्की हैं, या सर आइवर जेनिंग्स हैं, या ग्रेनविल ऑस्टिन हैं, या बेज हार्ट हैं। तो प्रश्न नंबर 79 में ऐसा विचार व्यक्त करने वाले सर आइवर जेनिंग्स महोदय हैं। जेनिंग्स महोदय अपने देश की दलीय व्यवस्था पर विचार व्यक्त कर नहीं सकते, उनके सामने अपनी मजबूरी दर्शाते हैं। ऑप्शन 79 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, सर आइवर जेनिंग्स। प्रश्न नंबर 28 देख लें। स्टेशियोलॉजी शब्द से क्या अभिप्राय है? स्टेशियोलॉजी शब्द से क्या अभिप्राय है? दलीय राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन है, या राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन, या राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन, या राजनीति का समाजशास्त्रीय अध्ययन। तो स्टेशियोलॉजी शब्द से क्या तात्पर्य है भाई? स्टेशियोलॉजी शब्द दलीय राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। दलीय राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन कौन करता है? स्टेशियोलॉजी। तो प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 81 पे आ जाएं। सर्वहारा के पास संगठन के अतिरिक्त सत्ता के संघर्ष में और कोई हथियार नहीं है। ये है वक्तव्य किसका है भाई? डोवर्जर का है, या लेनिन का है, या वर्क का है, या मायरन बीनर का है? सर्वहारा के पास संगठन के अतिरिक्त सत्ता के संघर्ष में और कोई हथियार नहीं है, ये वक्तव्य लेनिन महोदय का है। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 82 पे आ जाएं। किसने साम्यवादी दल को मजदूर वर्ग के लिए क्रांति का हरावल दस्ता कहा है? प्रश्न नंबर 82 का उत्तर करने का प्रयास करें। किसने साम्यवादी दल को मजदूर वर्ग के लिए क्रांति का हरावल दस्ता कहा है? ये विचार व्यक्त करने वाले, ऐसा कहने वाले कौन है भाई? लेनिन महोदय हैं। 82 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 83 पे आ जाएं। डोवर्जर ने राजनीतिक दल के आंतरिक वृत्तांत में निम्नांकित को शामिल किया है। डोवर्जर ने राजनीतिक दल के आंतरिक वृत्त में निम्नांकित को शामिल किया है। तो प्रश्न नंबर 83 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो डोवर्जर ने राजनीतिक दल के आंतरिक वृत्त में क्या शामिल किया है? काकस शामिल किया है, सेल शामिल किया है, शाखाएं शामिल किया है तथा मिलिशिया शामिल किया है। तो 83 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ये सारे गलत हैं। चलिए प्रश्न नंबर 84 पे आ जाएं। डोवर्जर ने दो प्रकार के दल बताए हैं। मॉरिस डोवर्जर ने दो प्रकार के दल बतलाए हैं। वो दो प्रकार के दल कौन है भाई? प्रश्न नंबर 84 को उत्तर करने का प्रयास करें। प्रतियोगी और अप्रतियोगी दल नहीं, ये नहीं बताया। संवर्ग दल और जन दल ये बतलाया है भाई। अस्पष्ट और सुस्पष्ट नहीं बतलाया, उदाहरणदार नहीं बतलाया। तो प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। 84 नंबर प्रश्न का बा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 85 पे आ जाएं। यद्यप अमेरिकी राजनीतिक दलों में विचारात्मक सादृश्य और विषयगत विरोध है, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 85 देखें भाई। यद्यप अमेरिकी राजनीतिक दलों में विचारधारात्मक सादृश्य और विषयगत विरोध है, ये कथन किसका है? रजनी कोठारी का, या रॉबर्ट डॉयल का, या मायरन बीनर का, या सर आइवर जेनिंग्स का? चलिए हम आपको बताते हैं। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले रॉबर्ट डॉयल महोदय हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 86 पे ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल कौन सा है? ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल ये श्रमिक दल है, या अनुदार दल है, या साम्यवादी दल है, या रिपब्लिकन दल है? दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और इस चैनल को दोस्तों के बीच शेयर करके अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं
ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने अच्छे प्रश्नों का संग्रह ले आएं। चलिए प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल कौन सा है? तो ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल अनुदार दल है भाई, अनुदार दल है। प्रश्न नंबर 86 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 87 पे आ जाएं। ब्रिटेन में श्रमिक दल की स्थापना कब हुई है? ब्रिटेन में श्रमिक दल की स्थापना कब हुई है? 1906 में हुई, या 1916 में, या 1926 में, या 1946 में? ब्रिटेन में श्रमिक दल की स्थापना कब हुई है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ब्रिटेन में श्रमिक दल की स्थापना कब हुई है? प्रश्न नंबर 87 का उत्तर बताएं भाई। तो ये ब्रिटेन में श्रमिक दल की स्थापना 1906 में हुई है। प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। ब्रिटिश दल प्रणाली की विशेषता नहीं है भाई। क्या नहीं विशेषता? ब्रिटिश दल प्रणाली की विशेषता नहीं है द्विदलीय प्रणाली, ये विशेषता है। कठोर दलीय अनुशासन है, सैद्धांतिक मतभेद है, निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम का अभाव नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है, अभाव नहीं है, निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम रहता है। प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 89 आ जाएं। प्रारंभ में कौन सा दल टोरी दल कहलाता है? प्रारंभ में कौन सा दल टोरी दल कहलाता था? उदार दल, या अनुदार दल, या श्रमिक दल, या साम्यवादी दल? प्रश्न नंबर 89 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रारंभ में टोरी दल अनुदार दल कहलाता था, अनुदार दल को टोरी दल कहा जाता था। प्रारंभ में अनुदार दल को टोरी दल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 89 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। कौन सा दल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का पोषक माना जाता है? कौन सा दल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का पोषक माना जाता है? तो ये श्रमिक दल है, या उदार दल है, या साम्यवादी दल है, या अनुदार दल है? प्रश्न नंबर 90 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो अनुदार दल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का पोषक माना जाता है। प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 91 पे आ जाएं। 1992 के कॉमन सभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था? 1992 के कॉमन सभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था? ऐसे प्रश्नों को सीधा आपको याद रखने की जरूरत है। 1992 के कॉमन सभा चुनाव में अनुदार दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था, क्योंकि उदार दल की स्थापना और या श्रमिक दल ये दोनों एक ही हैं, और 1906 में इसकी स्थापना हुई है, और साम्यवादी दल ब्रिटेन में है नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1992 के कॉमन सभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ? अनुदार दल को। चलिए प्रश्न नंबर 92 पे आ जाएं। श्रमिक दल की लोकप्रियता से किस दल का महत्व कम हुआ है? श्रमिक दल की लोकप्रियता से किस दल का महत्व कम हुआ है? प्रश्न नंबर 92 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो श्रमिक दल की लोकप्रियता से किस दल का महत्व कम हुआ है? प्रश्न नंबर 32 पे तो उदार दल, या अनुदार दल, या साम्यवादी दल, या रिपब्लिकन दल? तो श्रमिक दल की लोकप्रियता से किस दल का महत्व कम हुआ है? तो ये महत्व कम हुआ है। प्रश्न नंबर 92 का उत्तर करने का प्रयास करें। अनुदार दल, अनुदार दल का महत्व कम हुआ है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। ब्रिटिश दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? ब्रिटिश दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? एक दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, या द्विदलीय प्रणाली, या एक दल प्रधान व्यवस्था? प्रश्न नंबर 93 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ब्रिटिश दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता है द्विदलीय प्रणाली। प्रश्न नंबर 93 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा।
किस दल ने पूंजीवाद तथा समाजवाद के मध्य का मार्ग अपनाया है? किस दल ने पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य का मार्ग अपनाया है? तो ये उदार दल या उदार दल या श्रमिक दल या साम्यवादी दल। तो पूंजीवाद तथा समाजवाद के मध्य का मार्ग अपनाने वाला उदार दल है भाई। उदार दल 94 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। वह दल जो समाजवादी कॉमनवेल्थ की स्थापना में विश्वास करता है। भाई अभी ब्रिटेन की बात चल रही है। वह दल जो समाजवादी कॉमनवेल्थ की स्थापना में विश्वास करता है, उस दल का नाम क्या है? अनुदार दल या डेमोक्रेटिक दल या उदार दल या श्रमिक दल। तो उस दल ये समाजवादी कॉमनवेल्थ की स्थापना में विश्वास करने वाले श्रमिक दल हैं। प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अमेरिकी दल प्रणाली। अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषता है। अमेरिकी दल प्रणाली क्या विशेषता है? एक दल प्रणाली या दो दल प्रणाली या बहुदलीय या दल रहित। तो अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषता है भाई द्विदल प्रणाली। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 97 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 97 देखें। अमेरिकी दल व्यवस्था का लक्षण है। अमेरिकी दल व्यवस्था क्या लक्षण भाई? तो ढीला ढाला संगठन या कठोर दल अनुशासन या विचारधारा संबंधी अनुशासन या सुदृढ़ दलीय संगठन। तो अमेरिकी दल व्यवस्था का लक्षण है ढीला ढाला संगठन। प्रश्न नंबर 97 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 98 पे आ जाएं। अमेरिका के दो महान राजनीतिक दल दो बोतलों के समान हैं, जिन पर दो भिन्न शराबों के लेबल चिपके हुए हैं, परंतु दोनों खाली हैं। अमेरिका के दो महान राजनीतिक दल दो बोतलों के समान हैं, जिन पर दो भिन्न शराबों के लेबल चिपके हुए हैं, परंतु दोनों खाली हैं। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 98 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है। लॉर्ड ब्राइस का कथन है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। अमेरिकी दल व्यवस्था का लक्षण नहीं है। अमेरिकी दल व्यवस्था का लक्षण नहीं है तो विकेंद्रीकृत संगठन लक्षण है भाई। ये लक्षण है। लूट प्रथा भी लक्षण है। कठोर दलीय अनुशासन नहीं है। ढीला ढाला संगठन है भाई। वर्गीय मतभेद है। तो ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। कठोर दलीय अनुशासन नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अमेरिका का प्रमुख राजनीतिक दल है। अमेरिका का प्रमुख राजनीतिक दल कौन सा है भाई? तो मजदूर दल या उदार दल या अनुदार दल या रिपब्लिकन पार्टी। तो मजदूर दल, उदार दल, अनुदार दल। ये ब्रिटेन से संबंधित भाई। ब्रिटेन से संबंधित हैं ये तीनों दल। अमेरिका का प्रमुख राजनीतिक दल कौन सा हुआ? रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिक पार्टी। प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 101 पे आ जाएं। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का संबंध किस दल से है? राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का संबंध किस पार्टी से है, किस दल से है? रिपब्लिकन पार्टी या मजदूर दल या डेमोक्रेटिक पार्टी या अंदाज दल। तो ये दल तो वैसे कट हो गए दोनों। अब रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी। तो बिल क्लिंटन का संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है भाई। रिपब्लिकन पार्टी से। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अमेरिकी दल पद्धति की विशेषता नहीं है। अमेरिकी दल पद्धति की क्या विशेषता नहीं है? नपे तुले सिद्धांतों का भाव, हाँ है विशेषता। वैचारिक आधारों पर दलों का गठन, ये विशेषता नहीं है भाई। ये विशेषता नहीं है। लूट प्रथा है। ढीला संगठन है। प्रश्न नंबर 102 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 103। द्विदलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? द्विदलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो ये अमेरिका में पाई जाती है भाई। अमेरिका में, जापान में नहीं, फ्रांस में नहीं, चीन में नहीं, अमेरिका में पाई जाती है।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जनवादी चीन, जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? विध का शासन नहीं, इंग्लैंड से संबंधित है। सख्त पृथक्करण अमेरिका से संबंधित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड से संबंधित है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद, ये चीन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद को मान्यता दी गई है। प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 105 पे आ जाएं। किस देश के संविधान में साम्यवादी दल की भूमिका को महत्व दिया गया है? किस देश के संविधान में साम्यवादी दल की भूमिका को महत्व दिया गया है? प्रश्न नंबर 105 का उत्तर दें तो जापान में नहीं भाई, नहीं महत्व दिया गया। फ्रांस में नहीं दिया गया, भारत में भी नहीं दिया गया। चीन के संविधान में साम्यवादी दल को महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 105 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 106 पे आ जाएं। किस देश में दल के सदस्यों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है? किस देश में ऐसा नियम है कि दल के सदस्यों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है? तो ये देश का नाम कौन है? चीन है या जापान या अमेरिका या स्विट्जरलैंड? तो हम आपको बताते हैं, चीन में दल के सदस्यों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। चीन में इसी व्यवस्था है कि दल के सदस्यों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 106 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? प्रश्न नंबर 107 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो राजपरिषद या साम्यवादी दल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका साम्यवादी दल की रहती है। प्रश्न नंबर 107 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 108 पे आ जाएं। जनवादी चीन में समूचे शासन तंत्र पर किसका नियंत्रण रहता है? जनवादी चीन में समूचे शासन तंत्र पर किसका नियंत्रण रहता है? जनता का रहता है या राष्ट्रपति का या साम्यवादी दल का या प्रधानमंत्री का? प्रश्न नंबर 108 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो जनवादी चीन में समूचे शासन तंत्र पर साम्यवादी दल का नियंत्रण रहता है। 108 का प्रश्न नंबर 108 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाए। प्रश्न नंबर 109 पे आ जाए भाई। प्रश्न नंबर 109 देख लें। स्विट्जरलैंड दल प्रणाली की क्या विशेषता है? स्विट्जरलैंड दल प्रणाली की क्या विशेषता है? प्रश्न नंबर 9 देखें भाई। तो एक दल प्रणाली है या द्विदल प्रणाली है या बहुदलीय पद्धति है या एक दल प्रधान वाली बहुदलीय पद्धति है? तो स्विट्जरलैंड दल प्रणाली की विशेषता है बहुदलीय पद्धति। 109 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 110 पे आ जाएं। किस देश के राजनीतिक दलों में दलगत भावना का अभाव पाया जाता है? प्रश्न नंबर 110 का उत्तर करने का प्रयास करें। किस देश के राजनीतिक दलों में दलगत भावना का अभाव पाया जाता है? ये भारत में पाया जाता है या चीन में या इंग्लैंड में या स्विट्जरलैंड में? तो हम आपको बताते हैं, स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों में दलगत भावना का अभाव पाया जाता है। प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 111 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 111 देख लें भाई। स्विट्जरलैंड दल प्रणाली की विशेषता क्या है? स्विट्जरलैंड दल प्रणाली की क्या विशेषता है? विरोधी दल का अभाव। हाँ भाई, विरोधी दल का अभाव रहता है। कठोर दलीय संगठन नहीं रहता, पेशेवर राजनीतिक नहीं रहते, लूट प्रथा नहीं रहती। तो स्विट्जरलैंड दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता है विरोधी दल का अभाव। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 112 पे आ जाएं। स्विट्जरलैंड दल प्रणाली की विशेषता नहीं है
इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है भाई, उत्तर देने का प्रयास करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लोकप्रिय बनाएं। प्रश्न नंबर 112 है, स्विट्जरलैंड दल प्रणाली की विशेषता नहीं है। क्या नहीं भाई? तो दलगत भावना का भाव, दलगत भावना का भाव रहता है भाई। दलों में सहयोग की भावना रहती है। दलों में बुनियादी सिद्धांतों पर मतभेद तो रहता ही नहीं भाई, मतभेद इसमें स्विट्जरलैंड में रहता ही नहीं है। और उसके ऑप्शन द देख लें, दल संविधान के अंग नहीं है, दल संविधान के अंग नहीं। दलों में सहयोग की भावना रहती है, दलगत भावना का भाव रहता है। तो प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। दलों में बुनियादी सिद्धांतों पर मतभेद नहीं रहता। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।